नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसने दिन भर हेडलाइंस में जगह बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं खबरों की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या के विरोध में दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनूस सरकार से माफी और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की है। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के सदस्य बांग्लादेश हाई कमीशन के पास प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस ने बांग्लादेश हाई कमीशन से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 22 दिसंबर को बांग्लादेश की चिंताओं पर कहा था कि भारत सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता और कई साधु संत अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते हैं। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए हुए हैं जिसमें हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता जताई गई है। प्रदर्शनकारी यूनूस सरकार से माफी और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के हाई कमीशन की ओर जाने की कोशिश कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस को हल्के बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदू हत्याएं, हिंदू बहनों को बलात्कार हो रहे हैं। हमारी भारत की सरकार से ये मांग है कि वहाँ की तत्कालीन सरकार जो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है, वहाँ की सरकार पे डिप्लोमेटिक दबाव बनाया जाए ताकि वह हिंदू हत्याएं बंद हो। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बहुत हुआ, आज जिस तरीके से बांग्लादेश खत्म हो चुका है ना, वैसे बांग्लादेश को भी खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में घुसकर हमारी भारतीय सेना ने एयरबेस को उड़ा दिया था। चाहे पाकिस्तान बांग्लादेश को उड़ाना पड़े, चाहे पाकिस्तान को उड़ाना पड़े, हिंदुओं पर अत्याचार अगर नहीं बंद हुआ तो लट से लट बजा देंगे। पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की और बांग्लादेश की औकात दिखा देंगे। देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया गया, आज असम से भगाया जा रहा है, केरला से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। हम कब तक भागते रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि हमें बॉर्डर्स नहीं खोलने चाहिए, हिंदुओं को सेफ नहीं रखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सारे लॉज चेंज करने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उस हर हिंदू को उसकी मातृभूमि में वो राइट दिलवाना है कि वो वहाँ पे सेफ फील करे। जब शेख हसीना जी ने हमारे माइनॉरिटीज और हमारे इंडिजिनस राइट के लिए आवाज उठाई थी तो उनको वहां से सत्ता से हटा दिया गया था। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए और उस जिहादी के अगेंस्ट एक्शंस लिए जाए जिसमें सारी इंटरनेशनल एजेंसी स्टेप इन करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे इंडिजिनस राइट्स सेव करे जाए। क्योंकि वहां की मिलिट्री मिली हुई थी, वहां की पुलिस मिली हुई थी जिसने दीपू को उनके हवाले करा और वो चुपचाप वो तमाशा देखती रही। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक बांग्लादेश ने मंगलवार को भारत में अपने डिप्लोमेटिक मिशनों पर हमलों पर गहरी चिंता जताई और नई दिल्ली और सिलीगुड़ी में हुई घटनाओं का विरोध करने के लिए भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, बांग्लादेश राजनयिक संस्थानों के खिलाफ जानबूझकर की गई हिंसा या धमकी की ऐसी हरकतों की निंदा करता है जो न सिर्फ राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालती है बल्कि आपसी सम्मान के सिद्धांतों और शांति और सहिष्णुता के मूल्यों को भी कमजोर करती है। बांग्लादेश में हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम अपने बच्चों को कार, व्यापार देकर मरो या ना मरो, संस्कार देकर मरना। संस्कार रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे कार, व्यापार सब खरीद लेंगे, पर संस्कार नहीं रहेंगे ना, हिंदुत्व नहीं रहेगा ना, हिंदुस्तान की संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमारी एक ही चिंता है, हिंदू एक हो, हिंदू एकजुट हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो।
आपको बता दें, दिल्ली ही नहीं बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और दीपू की लिंचिंग के बाद पूरे भारत में विरोध और गुस्सा है। मंगलवार को दिल्ली के अलावा जम्मू, भोपाल और कोलकाता जैसे शहरों में प्रदर्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इधर दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली सरकार भले ही प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है यह आपको पता है? दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग बखूबी जानते हैं। और इसे परखने के लिए इंडिया डेली की टीम पहुंची पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया। रियलिटी चेक में ऐसी तस्वीर सामने आई जो दावों और हालात के बीच का बड़ा फर्क दिखाती है। एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की हैं, जहां फैक्ट्रियों के बाहर कूड़े के ढेर लगे हैं, सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है और तय नियमों के बावजूद कोयले और लकड़ी से चलने वाली भट्टियां खुलेआम धधकती दिख रही हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के सरकार कई तरह के कदम उठा रही है। उसी में से एक ऐसा कदम है जो इंडस्ट्रियल एरिया में अगर धुआं निकलता हुआ किसी फैक्ट्री के पास या कहीं से पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं अपने सहयोगी के माध्यम सबसे पहले दिखाऊंगा कि यहाँ आप देखिए धूल भरा रोड, ठीक उसके बगल में अगर देखेंगे आप दूसरी तरफ तो यहाँ पर दुकानें हैं, फुटपाथ है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जिस तरह की गंदगी है ये भी एक सवाल खड़ा करती है कि जिस तरह से लगातार एक तरफ से सरकार की तरफ से जागरूकता फैलाई जा रही है, सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि आप लोग सभी लोग मिल करके इन चीज़ों पर काम करें, लेकिन यहाँ ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से इंडिया डेली की टीम यहाँ पर पहुँची तो यहाँ रोड ऐसे हैं जहाँ पर पानी लगा हुआ है, कुछ फैक्ट्री ऐसी हैं जहाँ उनके सामने कूड़ों का अंबार है, कुछ ऐसी फैक्ट्री हैं जहाँ पर लोग मशीनें चल रही हैं लेकिन उनका जो जनरेटर का बाहर की तरफ निकासी है उसको पाइप लगा करके ऊपर की तरफ कर दिया गया है जो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बना है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कई फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता काला धुआं न सिर्फ इलाके की हवा को जहरीला बना रहा है, बल्कि यहाँ काम करने वाले मजदूरों और आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर भी सीधा असर डाल रहा है। मेरे ख्याल से तो कोई भी काम नहीं है। पटपड़गंज की रोड है तो सारी टूटी हुई है, दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। पटपड़गंज की रोड है सारी टूटी हुई है। प्रदूषण रोडों के ही चक्कर में होता है, टूटी रोडें होती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, धूल मिट्टी जो है सारी टूटी ही रोड से ही है। बहुत सीमा से ज्यादा बढ़ रहा है प्रदूषण, सांस भी दम घुट रहा है, अंदर सांस ले रही है ना दम घुट रहा है, आंखों में जलन हो रही है। कुछ तो ये धूल मिट्टी रोड की है ना, इससे ये तो सबसे ज्यादा उड़ रही है। थोड़ा वाहनों पे चलते फिरती आगों पे और थोड़ा सा जैसे साफ सफाई कम हो रही है, कभी कभार जैसे झाड़ू रोड पे आगे तो लग जाती है, इस साइड का थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है। ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रहे लोग हों या दुकानदार और स्थानीय निवासी, सबका कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लोगों ने साफ सुथरे ईंधन के इस्तेमाल और सख्त निगरानी की मांग की। दिल्ली सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सख्ती के दावों के बावजूद कई फैक्ट्रियां अभी भी नियमों को ताक पर रख कर काम कर रही हैं। ये यहाँ जिस तरह से लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है तो ये लेकर इसको जिस तरह से यहाँ के युवा, जिस तरह से यहाँ के लोग, दुकान पे रहने वाले लोग बता रहे हैं, ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि जिस तरह से लगातार यहाँ वो स्थिति बनी जिसको लेकर के सरकार की तरफ से रोड मैप भी बनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस पर सभी लोगों को मिल करके सहयोग करना चाहिए। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यही है, क्या ये सख्ती सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या जमीनी स्तर पर भी इसका असर नजर आएगा? जिस तरह से अगर देखा जाए, मैं अपने सहयोगी से यही दिखाना चाहूँगा, खाली प्लाट है लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पीछे के साइड में भी कूड़ा है, यहाँ पर देखिए पानियाँ हैं, तो कहीं न कहीं जो सवाल है, जिस तरह से सरकार का भी एक आह्वान है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो ये देखने वाली बात होगी कि जो इनकी समस्या है इस पर किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से युवा हैं सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे, लेकिन सिस्टम भी सही होना चाहिए, ये लोगों की मांग है। जिस तरह से अगर देखा जाए, देखिए पीछे की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री का देखिए यहाँ जो जानकारी है, जिस तरह से इस यहाँ पर
स्माइल आ रही है, इससे ये लग रहा है कि यहाँ गुटखे की फैक्ट्री है। आप देखिए पीछे की तरफ एग्जस्ट लगा दिया गया है, पीछे खाली प्लाट है, इसमें उसका जो डस्ट है, जो धुएं हैं, वो साफ तौर पर देखा जाए कि 2 एग्जस्ट मैं सहयोगी से कहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। दोनों में आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट कलर का जमा हुआ दिख रहा है वो डस्ट है। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की डस्ट भी जो बाहर आ रही है, ये भी लोगों के लिए समस्या है। इन तमाम चीज़ों पर काम करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अगर पॉल्यूशन को कम करना है तो सबको सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। तब कहीं जा कर के राजधानी दिल्ली में AQI में सुधार मिलेगा और कहीं न कहीं प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के संचालन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के लिए विशेष ट्रस्ट के गठन का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन गया है। सरकार का दावा है कि इससे मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता आएगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। ये तस्वीरें वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर की हैं, जहां हर दिन देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अब इसी मंदिर के संचालन के लिए एक विशेष ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर, जम्मू के वैष्णो देवी और आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति मंदिर की तर्ज पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का भी ट्रस्ट होगा, जो मंदिर से जुड़ी सभी गतिविधियों का संचालन करेगा। नए ट्रस्ट में कुल 18 सदस्य होंगे, जिसमें मंदिर के गोस्वामी को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही जिला अधिकारी, SSP और नगर आयुक्त जैसे प्रशासनिक अधिकारी भी ट्रस्ट का हिस्सा होंगे। सरकार का कहना है कि इस ट्रस्ट का मकसद मंदिर की प्राचीन धार्मिक परंपराओं को बनाए रखते हुए प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, विधानसभा के सभी सदस्यों का और विधान परिषद के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मंदिर की सुव्यवस्था के लिए, सुगम दर्शन के लिए और उन्होंने एक कानून बनाया, कानून पास किया। नए कानून के तहत मंदिर की चल अचल संपत्तियां, दान और चढ़ावा ट्रस्ट के अधीन होंगे, ताकि फंड्स का सही और सुनियोजित उपयोग हो सके। खास तौर पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है। भीड़ प्रबंधन, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए अलग दर्शन पथ, पेयजल, प्रसाद वितरण और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हालांकि इस विधेयक को लेकर मंदिर के कुछ गोस्वामियों में मतभेद भी सामने आ रहे हैं। कुछ गोस्वामियों का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले से ही लंबित है और फिलहाल स्टे होने की बात भी कही जा रही है। वहीं मंदिर और कई सेवायत और समिति के सदस्य इस कानून को श्रद्धालुओं के हित में एक सकारात्मक कदम बता रहे हैं। वो सब पुराना विधेयक है जिसमें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश स्टे लिया हुआ है। ये विधेयक कोई मायने नहीं रखता है। इसको समाज को थोड़ा बैलेंस करने के लिए और लोगों को हैरेसमेंट करने के लिए ये सब प्रक्रिया चल रही है। नाबालिग की संपत्ति के केयर टेकर हो सकते हैं आप, न कि स्वामित्व। कुल मिलाकर श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन में ये कानून एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। सरकार इसे आस्था और व्यवस्था के संतुलन की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। वहीं सभी की निगाहें अब इस पर हैं कि ट्रस्ट के गठन के बाद बदलाव जमीन पर कैसे नजर आएगा। बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोनों ही सदनों में यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर विधेयक को कानूनी रूप में पारित किया गया, जिसको राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। इस समय हम जो मौजूदगी है बांके बिहारी मंदिर में, आप देख सकते हैं जिस तरह का इस समय नए साल आने वाला है और वीकेंड का टाइम चल रहा है, तो बड़ी तादाद में यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए लालायित होते हैं। तो उसी व्यवस्था को और पूर्ण रूप में सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार एक कोशिशें की जा रही है। उसी कोशिशों के तहत यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर का ट्रस्ट बनाया जा रहा है। ट्रस्ट में यहाँ पर 18 सदस्य होंगे, जिनमें 11 लोग पदान्वित होंगे और उसके बाद में बाकी लोग मनोनीत रहेंगे। जो मनोनीत जो लोग रहेंगे वह लोग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए होंगे
उनको पूजा पद्धति की पूरी जानकारियां होंगी। उसी के साथ साथ जो लोग जा रहे हैं ये तो मनोनीत रहेंगे, बाकी जो पदेन 7 अधिकारी रहेंगे ये अधिकारी वर्ग के लोग रहेंगे, जैसे जिलाधिकारी, एसएसपी एवं सब तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो इसमें रहेंगे। यहाँ पर जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो मंदिर प्रबंधन की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप के बनाने के लिए जोर दिया जा रहा था सरकार द्वारा, उसी सरकार की मंशा को लेकर इस विधेयक को पास किया गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से मंदिर के प्रबंधन की व्यवस्थाएं और सुचारू रूप को देखने को मिलती है। प्रेम कौशिक, इंडिया डेली, मथुरा वृंदावन। देश में जहां धार्मिक तनाव की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो भरोसा जगाती है। यह एक मुस्लिम बुजुर्ग ने रामलीला मंच के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दान कर दी। ये कहानी है गंगा जमुनी तहजीब की। पुराने जमाने में भी पाठ करते थे तो इसलिए उन्होंने दान दिया, बड़ा अच्छा लगा। ये तस्वीर भदोही के बड़ा गांव की है। 70 साल के अब्दुल रहीम उर्फ कल्लन दर्जी ने अपनी 200 साल पुरानी पुश्तैनी जमीन रामलीला के लिए दान कर दी। जहां कभी उनका घर था, अब वहां स्थायी रामलीला मंच बन रहा है। देश में एक तरफ जहां धार्मिक खाई पैदा करने की कोशिशें लगातार होती रहती हैं, इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं, वहीं भदोही से एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की गई है। मेरी मौजूदगी भदोही के गोपीगंज क्षेत्र के बड़ा गांव में है। यहाँ एक मुस्लिम बंधु ने रामलीला मंच के लिए, निर्माण के लिए और उस परिसर के लिए जगह दान दी है। ये आबादी की जमीन थी, उनकी पुश्तैनी जमीन थी। इसमें लगभग सैकड़ों वर्ष से वह रह रहे थे और उस मकान को, कच्चे मकान को तोड़कर उन्होंने दान दिया है। एक ऐसा मंच जिसकी कमी दशकों से खल रही थी। स्थायी जमीन ना होने के कारण रामलीला का मंचन हर साल अलग अलग जगह करना पड़ता था। अब्दुल रहीम सिर्फ दान देता नहीं बल्कि खुद भी रामलीला के कलाकार हैं। उन्होंने कालनेमी और मरीच जैसे पात्रों के किरदार को मंच पर निभाया है। साहब, मन में हमारी इच्छा आई कि हम बचपन से ही अपने गांव की संस्था में रहते थे और 70 वर्ष के हम हो गए साहब। जब 14 वर्ष के हुए तो साहब रामलीला हमारी यहाँ वहाँ भटक रही थी। हमारे गांव में बड़े बड़े भूमिधार भी हैं और करोड़पति भी हैं और हमारे गांव में सरकार की इतनी जीएस जमीन है कि कोई दे नहीं सका। हम देखा साहब कि भटक रही है तो हम भी उसमें पात्र साहब काम करते थे और फिर हमारे मन में आया कि हमारी संस्था हम लोगों के लिए भटक रही है, कोई स्थगित नहीं कर रहा है। और फिर हमने अपनी घर तोड़वा करके साहब रामलीला के लिए दान कर दिया, स्थगित कर दिया साहब वहाँ कि ये लोगों मंच बना ले और यहाँ स्थापित करे श्री रामचंद्र जी का यही मेला और यही रामलीला, सब कुछ यही होगा। नए मंच का निर्माण आधुनिक सुविधाओं के साथ हो रहा है। हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने मिलकर करीब 7 लाख रुपए की शुरुआती योगदान दिया है। इस गांव में आज भी मुस्लिम कलाकार रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं जब गांव वाले रामलीला चालू किए हैं बड़ा गांव में, तो उस समय मुझे दरअसल में यह रामलीला के संस्थापक के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसका सम्मान दिया गया। और इसके लिए हम लोग, ये कलन मियाँ जो है उनका असली नाम है अब्दुल रहीम सिद्दीकी, तो ये समझिए उन्होंने ये मिसाल कायम किया है। अब्दुल रहीम ने श्री राम को जगह के लिए स्थापित कर दिया और इसके लिए हम लोग पूरे गांव वाले उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते रहते हैं। और उनके दिल में उद्गार भी आया कि जब हम इसी रामलीला में पाठ करते थे और ये लोग हमारे करबला के लिए किए, हम लोगों के ताजिया के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, खेलते हैं उसमें, तो ऐसा सौहार्द भाव हमारे गांव में है और इसका उन्होंने मिसाल कायम किया। जबकि उसके पहले हमारे गांव के बुजुर्ग लोग भी उनके साथ ऐसा ही मिसाल कायम किए थे, तो वो मिसाल आज काम में आ गया और इसका हम लोगों को बहुत ही हर्ष है, जिसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से बहुत दिनों तक शुक्रिया अदा करते रहेंगे।
करीब 6000 की आबादी वाले इस गांव में भाईचारे की परंपरा पुरानी है। मुहर्रम के तजिए में हिंदू और विजयदशमी में मुस्लिम समुदाय के लोग वर्षों से शामिल होते आए हैं। इस गांव में त्योहार नहीं दिल मिलते हैं। गांव के करबला स्थल पर आज भी जय श्री राम लिखा हुआ मिलता है, जिस पर किसी को भी कोई एतराज नहीं है। जहां देश में धर्म को लेकर बहस तेज है, वहीं भदोई का बड़ा गांव याद दिलाता है धर्म से बड़ा इंसान है और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। तरह से यहाँ एक मुस्लिम बंधु ने जमीन, अपनी पुश्तैनी जमीन दान दी है और उसी जमीन पर आज रामलीला मंच का निर्माण हो रहा है। भदोई से रामकृष्ण पांडे, इंडिया डेली। उत्तर भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली अरावली पहाड़ियों का विवाद गहराता जा रहा है। देश भर में इस माउंटेन रेंज को बचाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के खिलाफ याचिका भी मंजूर कर ली है। अरावली पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अरावली को बचाने की मांग को लेकर लड़ाई अब डिजिटल दुनिया से लेकर जमीन पर उतर आई है। अरावली बचाने के इस आंदोलन में ग्रामीण समुदायों से लेकर पर्यावरणविद और नेताओं तक हजारों लोग जुड़ चुके हैं। अरावली पहाड़ियों को लेकर लोग खुलकर विरोध में उतर आए हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा मंडराने लगा है। ये अरावली की 100 मीटर के दायरे में जो भी पहाड़ियाँ आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि भाई 100 मीटर से नीचे पहाड़ियाँ नहीं होगी, मैं इस सुप्रीम कोर्ट को फैसले को घोर निंदा करता हूँ और सर समाज मेवाड़ के जितने भी बासिंदे हैं सब विरोध कर रहे हैं और ये अरावली हमारी माँ है। हम ये कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला 100 मीटर पहाड़ियों को से ऊपर पहाड़ियों को तोड़ा जाए, खनन किया जाए, हम उसके सख्त खिलाफ है। आखिरी सांस तक, आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे सरकार के खिलाफ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। वजह है अरावली की परिभाषा और उससे जुड़े 100 मीटर फॉर्मूले को लेकर उठा विवाद, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार करते हुए मोहर लगा दी। अरावली हमारी पहाड़ है, वो पहाड़ी है, वो रेत को रोकती है, डस्ट को रोकती है दिल्ली पूरे क्षेत्र में आने से। अरावली बचाना सबका अधिकार है और हम अरावली के लिए बचाने के लिए काम करेंगे। वहां जाएंगे जहां पे भी अरावली बचाने का मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट में हम हिस्सेदारी करेंगे। अरावली पर आंदोलन। अरावली बचाने की जंग हुई तेज। सड़क से सोशल मीडिया तक आंदोलन, युवा से लेकर महिलाएं, हर किसी में रोष। एक सवाल, अरावली नहीं रही तो हम कैसे रहेंगे? क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग? ऊंचाई के आधार पर बांटने वाले नियम खारिज हों। निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा मंडरा रहा है। खनन पर रोक लगाने की मांग। केंद्र सरकार का दबाव संरक्षण से पहले अधिक मजबूत। नई परिभाषा से 90% से अधिक हिस्सा सुरक्षित। अस्पष्टता खत्म होगी। राज्यों में नियम एक जैसे होंगे। अवैध खनन पर सख्त लगाम लगेगी। ताजा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और उससे जुड़े 100 मीटर के फॉर्मूले वाले विवाद के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है। ये याचिका हरियाणा के रिटायर्ड वन विभाग अधिकारी आरपी बलवान ने दायर की है। कोर्ट ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान सरकारों तक पर्यावरण मंत्रालय से इस याचिका पर जवाब मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर, स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।